आई डोंट नो एक इंसान कितना इनह्यूमन हो सकता है कि उसने इतना घिनौना काम किया। ये इंसिडेंट जिसके साथ हुआ था वो बस एक 14 साल की बच्ची थी जिसने बस एक लड़के पे ट्रस्ट किया था, लेकिन उसका यही ट्रस्ट आगे चलकर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। बिकॉज उसी लड़के ने उसे बेहोश करके अगले 11 महीनों तक 44 लड़कों ने मिलकर एक के बाद एक उसका किया। एंड एज अ 14-year-old किड उस पर इतना सब कुछ बीतने के बाद भी वो ये बात किसी को बता नहीं पा रही थी। और जब उसने हिम्मत करके ये बात सोसाइटी के सामने रखी तब सब उसकी मदद करने की जगह उल्टा उस पर ही सवाल करना शुरू कर दिया दैट शायद उसने ही उन लड़कों को सेड्यूस किया होगा। इवन तो उसके खुद के पिता भी उसके साथ खड़े होने की जगह वो भी उन क्रिमिनल्स के साइड हो गए थे। इस चैनल पे मैं कई दफ़ा सीरियल किलर्स पे वीडियो बना चुका हूँ एंड बेशक आज का केस कोई सीरियल किलर पे नहीं है, लेकिन एक इंसान को अपनी हैवानियत दिखाने के लिए कोई सीरियल किलर के टैग की ज़रूरत नहीं होती। So hi, I'm Raj and the author of this case and welcome you to uncovering the Miryang sex scandal case. फॉर प्राइवेसी रीजन यहाँ विक्टिम का नाम मेंशन किया गया है बाय हर सरनेम चोई। वेल चोई साउथ कोरिया के उल्सांग शहर में रहती थी विद हर फैमिली। शी वाज ग्रो अप इन अ वेरी क्योटिक एनवायरनमेंट जहाँ उसके पिता एक क्रॉनिक अल्कोहलिक एंड एक बहुत ही अब्यूजिव इंसान थे जो कि उसकी माँ को नशे में मारा पीटा करता, जिसकी वजह से आगे चलकर उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है एंड बच्चों का कस्टडी बदकिस्मती से उसके फादर को ही मिलता है, जहाँ चोई एंड उसकी 11 साल की छोटी बहन उसके फादर के साथ एक साथ रहते हैं। लेकिन डिवोर्स के बाद चोई एज अ यंग टीनेजर बहुत ही अकेली पड़ गई थी, जहाँ आगे चलकर उसकी मुलाकात ऑनलाइन एक लड़के से होती है जिसका नाम था पार्क, जो कि उल्सांग से तकरीबन 1 घंटे की दूरी मिरयांग पे रहता था। वेल पार्क भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, इसीलिए चोई और उसके बीच एक बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन डेवलप हो रहा था। चोई को फाइनली कोई ऐसा मिला था जो कि एक्चुअली उसे सुनता था, उसकी केयर करता था और अगले 1 साल तक उन दोनों की ऐसे ही बातें चलती रही। इस पॉइंट तक चोई उस लड़के से पूरी तरीके से अटैच हो चुकी थी और इन 1 साल के बातचीत के बाद पार्क ने फाइनली उसे अप्रोच किया टू कम ओवर हिज प्लेस। सो ऑन जनवरी 2004 चोई फाइनली उल्सांग से मिरयांग ट्रैवल करती है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट पार्क बिकॉज एज यू नो पार्क वॉज द ओनली पर्सन इन हर लाइफ जो कि उसकी इतनी वैल्यू करता था। लेकिन जैसे ही वो मिरयांग पहुंचते हैं उसने पहली बार पार्क से मिला तब उसके चेहरे पे कोई भी खुशी या एक्साइटमेंट जैसे कुछ नहीं था। एंड आगे चलकर पार्क ने चोई को लेकर एक लोकल मोटेल पे स्टे करता है, जहाँ उसने चोई के सिर के पीछे एक लोहे की रॉड से मार के उसे बेहोश कर दिया। एंड उसी मोटेल के दूसरे कमरे में उसके साथ और भी 11 लड़के थे जो कि सारे चोई का इंतजार कर रहे थे। वल जिस लड़के से चोई पिछले 1 साल से बात कर रहा था दरअसल वो एक क्रिमिनल गैंग का मेंबर था जो कि मिरयांग एरिया पे हाई स्कूल स्टूडेंट से पैसे छीनते, मारपीट करते एंड दे वेर ऑल्सो हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम वेर ड्रॉप आउट्स। बट ये लड़के पावरफुल इसीलिए थे बिकॉज दे हैव सम कनेक्शंस विद लोकल गैंगस्टर्स। अब उन सारों ने मिलकर चोई को उस बेहोश हालत में खींचते हुए एक दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ एक के बाद एक उन सारों ने मिलकर चोई का रेप किया एंड दे रिकॉर्डेड द एंटायर थिंग, जिसे कि वो आगे चोई को दिखा के ब्लैकमेल करने वाले थे। एंड एट दिस पॉइंट चोई पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, ट्रस्ट किया, उसी इंसान ने उसके साथ इतना घिनौना काम किया, जिसके बाद उसे डरा धमका के उससे सारे पैसे ज्वेलरीज लेके चोई को उस मोटेल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अगर ये केस यहीं पर एंड हो जाता तो स्टिल चोई शायद एक अच्छी ज़िंदगी जी पाती। बट इस इंसिडेंट के बाद वो गैंग चोई को बार बार मिरयांग बुलाते एंड उसके पास कोई चारा भी नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो लड़के उसे डराते, धमकाते एंड स्पेशली उन वीडियोस को दिखा के उसे ब्लैकमेल करते एंड अगले 11 महीनों तक तकरीबन 44 लड़कों ने मिलकर 1 बाय 1 उसका रेप किया, टॉर्चर किया, जिसमें से कई सारे लड़के उसके खुद के स्कूल के क्लासमेट्स थे जिन्हें कि वो हर रोज स्कूल में देखता है। एंड ये ब्लैकमेल का सिलसिला आगे चलकर इतना बढ़ गया था कि
वो लिटरली चोई को फोर्स कर रहे थे टू ब्रिंग हर यंगर सिस्टर एंड हर 16-year-old कजिन टू कैंप विद हर, जिनके साथ आगे चलकर ठीक वैसा ही होने वाला था जैसा कि चोई के साथ हो रहा था। चोई इस पॉइंट पर पूरी तरीके से टूट चुकी थी एंड उसने कई बार अपनी जान ले लेने की कोशिश की थी स्लीपिंग पिल्स खा के, लेकिन वन डे उसकी आंट उसे ये सब करते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद उसे इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ की चोई किस्मत से सरवाइव कर जाती है बिकॉज उसने कई सारे स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा लिए थे एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर ने उसके शरीर पे कई सारे मार्क्स देखे थे, लाइक बहुत ही घिनौने मार्क्स देखे थे जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इसीलिए चोई को वो आगे एग्जामिन के लिए भेज देते एंड उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकलता है। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से चोई ब्रूटली टॉर्चर हो रही थी, रेप हो रही थी, जिसके पता चलने के बाद उसकी आंट सीधा उसके मॉम को फ़ोन करती है एंड वो तीनों मिलके ऑन 25 नवंबर 2004 वहाँ के एक लोकल पुलिस स्टेशन में अपना केस रजिस्टर करवाते हैं। अब ये सब टाइप के केसेस में विक्टिम की आइडेंटिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल थिंग्स में से एक होता है एंड शुरू में पुलिस वालों ने इस केस को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया, बट ऑन December 6 ठीक 12 दिनों बाद पुलिस ने एक मास अरेस्ट करवाया ऑफ ऑल दोज 44 गैंग मेंबर्स फ्रॉम मीरियांग। एंड द वर्स्ट थिंग इज वहाँ चोई जैसे और भी कई सारे लड़कियाँ थे जिनके साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कि चोई के साथ हो रहा था। ये गैंग ऐसे ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अपना टारगेट बनाते, प्यार का नाटक करते, फिर उन्हें मीडियांग बुला के उनके साथ ये सब घिनौनी हरकतें करते हैं। बट अरेस्ट के बाद अगर उन्हें उनकी करतूतों की सज़ा मिल जाती तो अगेन ये केस यही पर ही एंड हो जाता, लेकिन वजाय उन क्रिमिनल्सों को सज़ा देने के उल्टा पुलिस चोई के इस सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे, अजीब अजीब सवाल पूछ के, लाइक हैवंट यू इवन एंजॉयड दिस येट। और चोई को ठीक उसी रूम में बिठाया गया जहाँ के उन सारे क्रिमिनल्सों को रखा गया था एंड उनके ही सामने चोई से पूछा जा रहा था क्या यही वो इंसान है जिसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी। एंड वन बाय वन उन सारों के सामने चोई को इंडिविजुअली ले जाकर ये सब सवाल किया जा रहा था। छोटी छोटी चीज़ें याद दिला रहे थे जिन्हें कि लिटरली चोई सुनकर घबरा जा रही थी, लाइक एक दिन में तुम्हारे साथ किस किसने और कितनी कितनी बार किया। जस्ट इमेजिन एक लड़की जो कि पिछले 11 महीनों से टॉर्चर सहा, कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की और उसकी ये लाचारी का पुलिस बस मजाक उड़ा रहे थे। वहाँ के कई सारे पुलिस ऑफिसर्स का होम टाउन मीरियांग पे था एंड वो सारे मिलकर चोई को ही ब्लेम कर रहे थे दैट शी रूइंड देयर होम टाउन रेपुटेशन। लेकिन इस बीच जो सबसे वर्स्ट थिंग चोई के साथ हो सकती थी वो भी हो चुका था। पुलिस की लापरवाही की वजह से चोई की आइडेंटिटी लीक हो चुकी थी, जिसे कि कोरियन न्यूज़ चैनल्स ने भर भर के दिखाया फॉर PR, जिसकी वजह से आगे चलकर वो कभी अपनी हाई स्कूल स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज कोई भी स्कूल एक रेप विक्टिम को एज देयर स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही स्कूल ढूंढने के बाद उसे फाइनली एक स्कूल में एडमिशन मिल गया था, बट वहाँ पे भी वो कभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज एज चोई की आइडेंटिटी लीक हो चुकी थी तो उन क्रिमिनल्स के माँ बाप चोई को डराने धमकाने आ जाते, इसीलिए चोई कभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड यू वुड थिंक ये कितनी छोटी बच्ची जो कि इतना सब कुछ सफ़र कर रही थी, वेयर हिज फादर माइट बी। दरअसल उन क्रिमिनल्स के माँ बाप ने चोई के फादर को एक सेटलमेंट मनी ऑफर किया था ऑफ 50 मिलियन वॉन, जिसके बदौले चोई को उन सेटलमेंट पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा। एंड उसके पिता बिना हिचकिचाए चोई को उस मेंटल स्टेट पर प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती उस पेपर पर साइन करवाता है, जिसके बाद उन 44 लड़कों में से 13 लड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लाइक बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिया जाता है। जिस टाइम चोई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन द साइकाइट्रिक वार्ड बिकॉज शी वॉज डीपली ट्रॉमाटाइज्ड। एंड जो सेटलमेंट मनी उसके फादर को मिला था उसमें से एक भी रुपए भी चोई के ट्रीटमेंट के लिए खर्चा नहीं किया गया था। आई डोंट नो एक इंसान कैसे इतना इनह्यूमन हो सकता है, वो भी अपनी खुद की ही बेटी के साथ। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट हैपेंड टू दोस बाकी के बचे हुए 31 लड़के, देन ऑल ऑफ देम वर सेंट टू जुवेनाइल कोर्ट, जिन्हें कि आगे चलकर बिना कोई पनिशमेंट के ऐसे ही छोड़ दिया गया। She never got justice about what those boys did to her.
एंड इस केस के बीते हुए ठीक 20 साल बाद एक कोरियन यूट्यूबर बाय द नेम नेरिक आर्काइव ने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें कि उसने उन सारे क्रिमिनल्स की करंट आइडेंटिटी रिवील कर दी। नेरिक ने उस वीडियोस में 1 by 1 दिखाया कि कैसे ये क्रिमिनल्स इतने घिनौने काम करने के बाद भी अभी एक अच्छी लाइफ जी रहे थे विद देयर फैमिलीज, चिल्ड्रंस। और जब ये वीडियो थोड़ा लाइमलाइट पे आने लगा, उन सारों को अपने करंट जॉब से निकाल दिया गया एंड अगेन एक और बार उन्हें अपनी आइडेंटिटीज बदलनी पड़ी, जिसके बाद उन सारों ने मिलकर नेरिक के चैनल को लीगल एक्शन लेके डिलीट करवा दिया। इस केस का जो मेन कल्पिट था पार्क, जिसने कि चोई को इस स्कैंडल में फंसाया था, वो अभी आराम से अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रहा था। अभी उसकी भी एक बेटी है, लेकिन चोई कभी अपने ट्रॉमा से उभर नहीं पाई एंड दिस केस एंड हियर विदाउट एनी जस्टिस और वी से हैप्पी एंडिंग्स। हमारे सोसाइटी में ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिन्हें कि चोई जैसे कोई भी जस्टिस नहीं मिलता। सो थैंक यू अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो। दैट इज इट फॉर टुडे एंड टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।